हेलो स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम एनपीओ का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। 9 में आपको आज बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रखिएगा बच्चे, अगर एनपीओ अगर आप पढ़ते हो तो एनपीओ का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो 12 में तो पूछता है, तो आपका पार्ट 1 में भी पूछा जाता है। अगर आप क्या कहते हैं सीए करते, फाउंडेशन करते, वहां भी पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनपीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, गैर व्यापारिक संस्था का, 12 का जो फर्स्ट चैप्टर में है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है। इसको एक बार मेरे साथ देख लो और नोट को बना लो, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ये मेरा गारंटी है। आप चले देखते हैं कि एक बार कोशिश करके कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड, यानी कोई अदर बोर्ड का भी हो, एक बार इस वीडियो को देख लिए, किसी का बोर्ड में सब क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। चले देखते हैं कैसे बनता है ना। यार लिख भी दिए हैं, इसको एक बार देख लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कौन सी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बताने वाले हैं बच्चे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एनपीओ का है अकाउंट 12th में एक चैप्टर है एनपीओ का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 12th में चैप्टर है एनपीओ, उसमें एक कंसेप्ट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहां बताने वाले हैं कंसेप्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन भी कराया जाएगा, एक क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि कंसेप्ट क्या बताया, क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 9 कौन बुक से कराएंगे क्वेश्चन? अब डॉक्टर एसके सिंह बुक। देखिए बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, डॉक्टर एसके सिंह बुक चलता है, इसीलिए हम उसको हम प्रिफेयर करके बता रहे हैं। लेकिन आप किसी भी बोर्ड से हैं तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, किसी भी बोर्ड का आप सिर्फ यहां से कंसेप्ट देख लो, अब किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन बनाओ, अपने आप क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जानते हैं, AR कॉमर्स, और ऑफलाइन भी क्लास है। ये तो मेरा यूट्यूब चैनल है AR कॉमर्स। ऑफलाइन क्लास अगर करना चाहते हो तो पूर्णिया, हजरतगंज लाइन बाजार पूर्णिया, है ना, वहां पे भी क्लास कराया जाता है। ऑफलाइन क्लास है, जिसको इच्छा हो वहां आकर के क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। देखिए ये तो कंसेप्ट हम यहां पे जो हम आपको यूट्यूब में बताते हैं, दो ही चीज बताते हैं, एक कंसेप्ट और मैथ। रही बात इसका थ्योरी अगर आपको लेना हो तो आपको व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, सर हमको थ्योरी का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको वहां पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना। ये हाँ आपको सिर्फ हम क्या बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे और मैथ बताएंगे। कंसेप्ट से मैथ बनेगा और ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। थ्योरी के लिए आपको अलग से पीडीएफ बोलिएगा, व्हाट्सएप हमको करिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, लिए है 8271797704। ये मेरा नंबर है। जिनको पीडीएफ चाहिए पूरा अकाउंट का, थ्योरी का नोट्स, तो आप इस नंबर पे है ना व्हाट्सएप करिएगा, अपना नाम बताइएगा, कहां से बोल रहे हैं वो बताइएगा, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम सिखाने वाले हैं यहां आपका कंसेप्ट और मैथ। क्या कि आपको थ्योरी चाहिए तो इस पे आप हमको व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन में हम डाल दिए कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। यहां पे ध्यान दिएगा, लिखा हुआ है आय एवं व्यय खाता। आय एवं व्यय खाता है ना, नाम मात्र खाता। कौन खाता है? नाम मात्र खाता। इसे इंग्लिश में भी लिखे, ऐसा नहीं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले तो इसी को फायदा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले के भी लिखे हुए। आय खाता कौन खाता है? नाम मात्र खाता, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। किसकी तरह बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। इसमें केवल आयगत आयों और आयगत व्ययों को ही दिखाया जाता है। आयगत आयों को इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू इनकम, और आगत व्ययों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। इसमें आगत आयों और आगत व्ययों को ही दिखाया जाता है। इसमें केवल करेंट ईयर, याद रखिएगा करेंट ईयर ये माने रखता है। अभी 2000 क्या चल रहा है? 24। तो 24 में जो भी आप इनकम कमाओगे उसको हम करेंट ईयर बोलेंगे। इसमें केवल 24 का ही इनकम दिखाएंगे, 25 का नहीं दिखा सकते हैं, 23 का नहीं दिखा सकते। ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में क्या कहता है? इसमें प्रेजेंट, पास, फ्यूचर सभी तरह को दिखाते हैं प्राप्ति को। लेकिन यहां कहता है इनकम एक्सपेंडिचर कहता है इसमें केवल करंट ईयर का,
करंट ईयर में जिस ईयर में उसी ईयर का इनकम लेंगे, है ना। अपना वैसे कहता है कि अपना आप छोड़ते दूसरे का लेते नहीं, वही करते। इसमें केवल करंट ईयर के आय और व्यय को दिखाता है। आय का मतलब होता है इनकम, व्यय का मतलब होता है एक्सपेंस को दिखाया जाता है। इसका बैलेंस सरप्लस और डिफिसिट में निकालते हैं। किसमें निकालेंगे इसका बैलेंस? सरप्लस और डिफिसिट। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, डिफिसिट का मतलब होता है लॉस। यानी इसका बैलेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में निकालेंगे, लेकिन यहां प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? सरप्लस और डिफिसिट लिखेंगे। क्यों? ये अलाभकारी संस्था है, ये लाभकारी संस्था नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। ट्रस्ट हो, कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, ये लोग जो निकालता है इसमें सरप्लस और डिफिसिट लिखा जाता है। इसमें है ना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा जाता, लेकिन होता है सरप्लस का मतलब प्रॉफिट और डिफिसिट का मतलब होता है लॉस, है ना। अब ये हिंदी में बताया, इसी को इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। यहां क्या लिखा है? नाम मात्र खाता, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो क्या बोलिएगा? नॉमिनल अकाउंट। कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कैसे पकड़ेंगे? कहते हैं हर वह अकाउंट जिसमें प्रॉफिट या लॉस निकल जाए वो सभी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में याद रखिए इस बात को। हर वह अकाउंट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाए वह क्या? नॉमिनल अकाउंट है। ये उसको भी काम आने वाला जिसका अभी एग्जाम होने वाला है लेखापाल का, बिजली विभाग में, उसमें भी ये काम आने वाला है। जो अच्छे से पढ़ लिए कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, समझे ना, आप ध्यान दिएगा। वह नॉमिनल अकाउंट है। इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। यहां बताते हैं यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप 11th में पढ़ चुके हो, पढ़े थे ना आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो 11th में आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस तरह बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना, सेम। यानी इनकम को क्रेडिट साइड, एक्सपेंस को डेबिट साइड जो निकालते थे बैलेंस करके, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, सेम उसी तरह बनाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। इट्स सो ओनली रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंस। इसमें केवल रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंस को दिखाते, बाकी चीज को नहीं दिखाते। रेवेन्यू इनकम, ये बार बार बोलते सर रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं आयगत आय। रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब आयगत व्यय क्या होता है, हम आगे समझाएंगे। रेवेन्यू इनकम क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है ना। इसमें केवल रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस को दिखाते हैं। इट्स सो ओनली करंट ईयर इनकम और एक्सपेंडिचर, ऊपर भी समझाए। इसमें केवल क्या दिखाते हैं? करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब क्या होता है? 2024 है तो 24 का ही इनकम को दिखाएंगे। 25 बग में बनाएंगे तो 25 का ही इनकम दिखाएंगे। 26 का नहीं लेंगे, है ना, 27 का नहीं लेंगे। जो करंट ईयर में उसी का इनकम एक्सपेंस को दिखाते हैं। और इसका द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट सरप्लस और डिफिसिट। क्या यहां पे लिखा था? क्या लिखा था इसका बैलेंस? डिफिसिट और सरप्लस। यहां भी डिफिसिट और सरप्लस, ये हिंदी में था, ये इंग्लिश में था। छोटा सा आपका डेफिनेशन दिया गया है इनकम एक्सपेंडिचर का। फुल डेफिनेशन चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको इनकम एक्सपेंडिचर बना थोड़ा सा हमको डेफिनेशन देना जरूरी था। थोड़ा सा हिंदी में दे दिए, थोड़ा सा इंग्लिश में दे दिए। क्या बच्चे यहां तक समझ में आया? अब आगे लिखा हुआ है इसका फॉर्मेट इस प्रकार। फॉर्मेट यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे, इसका फॉर्मेट कैसा होगा, किस प्रकार से बनाएंगे? आगे एग्जाम में कि सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए थे, हमको फॉर्मेट पता होगा तब ना। क्या जी? अगर आपको बोले जाओ उस घर में रहो, कौन सा घर में, पर आपको हमको घर का नंबर बताओ, किस रूम नंबर कितना, तब हम जाएंगे। बोले जा घर चले जाओ, घर कहाँ है, एड्रेस बताओगे तब ना। इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर जो हम बनाएंगे तो फॉर्मेट कैसा होता है, यही फॉर्मेट कैसा होगा अब हम दिखाने वाले फॉर्मेट कैसा होगा। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गए बच्चे? आगे चलते हैं। फॉर्मेट ये है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। का फॉर्मेट है बच्चे 4 कॉलम का, एक डेबिट, इधर क्रेडिट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर यानी खर्च दिखाते हैं, क्रेडिट साइड लिखा हुआ इनकम, इनकम मतलब आय दिखाते हैं, जितना भी आय आएगा, इनकम आएगा किसको, एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, जब एक्सपेंडिचर होगा जितना भी खर्च होगा डेबिट साइड दिखा देंगे, ठीक है ना। यानी खर्चा डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड। ये क्या होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिस तरह आप 11th में पढ़े थे ना प्रॉफिट एंड लॉस, खर्च को डेबिट साइड और इनकम को क्रेडिट साइड, सेम यहां बनाना है। लेकिन याद रखिए इसमें केवल रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम नहीं दिखाते हैं। इसमें क्या दिखाते हैं, केवल रेवेन्यू इनकम को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए रेवेन्यू इनकम दिखाते हैं। सबसे पहले हम इनकम साइड का काम करते हैं। आइए यहां पे इनकम साइड, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आपका, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन
कौन सा दिखाएंगे? क्रेडिट साइड दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, पढ़ा चुके हैं आप लोग को, आगे लेक्चर जाके पीछे देख लिया। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है जो और लाभकारी संस्था का सदस्य बनता है, मेंबर बनता है ना, वो जो पैसा देता है सालाना इनकम, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। ये आयगत प्राप्ति होता है, उसको क्रेडिट साइड। याद रखिए सबसे बड़ा सोर्स जो इनकम होता है यही है सब्सक्रिप्शन। एंट्रांस फी, यानी अगर कॉलेज में, हॉस्पिटल में, ट्रस्ट में जब आप एडमिशन लेते, एंट्री लेते, एंट्री फी कुछ जमा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एंट्रांस फी या एडमिशन फी बोलते हैं। ये भी आपका इनकम हुआ। डोनेशन, ये भी इनकम। याद रखिए डोनेशन दो प्रकार का होता है, एक स्पेशल डोनेशन, एक जनरल डोनेशन। इसमें स्पेशल डोनेशन को नहीं दिखाते, इसमें जनरल डोनेशन को देते हैं। सर स्पेशल डोनेशन क्या होता है? मान लेते हैं कि आप एक ट्रस्ट बनाए हो, कोई 10 लाख रुपया दिया कि सर आप किस में पढ़ा रहे हो? एक झोपड़ी में पढ़ा रहे हो, अच्छा नहीं लगता है, गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हो, फ्री में पढ़ा रहे हो, एक काम करें एक बिल्डिंग बना लो। तो यानी जो पैसा डोनेशन दिया, स्पेशल पर्पस डाल दिया, क्या बनाने के लिए? बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया। तो ऐसे डोनेशन को हम स्पेशल डोनेशन कहेंगे। यह पूंजीगत प्राप्ति है, वो यहां पर नहीं दिखेगा। तो सर कौन डोनेशन देखेगा? जनरल डोनेशन। कोई आदमी यार 1 लाख रुपया दे दे, वो कुछ नहीं बोला, 1 लाख रुपया देके चला गया, तो यहां कोई आपको जिम्मेदारी दिया 1 लाख रुपया का? नहीं दिया ना। तो उस पैसे से आप चाहे तो बच्चे को फ्री में खाना खिला सकते हो, बच्चे को फ्री में कपड़े दे सकते हो, या तो बच्चे के लिए क्या कहते हैं बेंच डेस्क बना सकते हो, यानी उस पैसे से आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे डोनेशन को हम बोलते हैं जनरल डोनेशन। याद रखिए जनरल डोनेशन को रेवेन्यू इनकम बोलते हैं, स्पेशल डोनेशन को कैपिटल इनकम बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू इनकम दिखाते हैं, इसलिए डोनेशन में कुछ लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? जनरल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन क्या लिखा रहता है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर एसी, डोनेशन फॉर लैंड, यानी कुछ पर्पस लगा रहता है। याद रखिएगा ये डोनेशन है जनरल, तो इसको भी इनकम मानते हैं, क्रेडिट साइड दिखा देंगे। रेंट ऑफ हॉल, बड़ा बड़ा जो क्या कहता है कॉलेज का कैंपस होता है वो रेंट पे लगा देता है उस हॉल को, कैंपस को, है ना। बहुत सारे नेता वो लोग, बहुत सारा कॉन्फ्रेंस, है ना, बड़ा बड़ा बिल्डर, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन ले लेता है, तो उससे जो इनकम आता है उसको हम बोलते हैं रेंट ऑफ हॉल। ये भी आपका इनकम है। लॉकर रेंट, यानी लॉकर बना के उसका कुछ पैसा लेता है रखने के लिए, है ना, कागजात रखने के लिए, उससे भी इनकम जो आता है वो आपका इनकम हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो पैसा उसको इन्वेस्ट कर देते हो मार्केट में, शेयर मार्केट में या बाजार में, तो उससे जो इनकम आता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी मेरे लिए इनकम है। सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, अब देखते हो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, गवर्नमेंट कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, वहां पेपर आता होगा, मैगजीन आता होगा पढ़ने के लिए, तो वो जो इनकम उसको जब पुराना हो जाता है उसको जब बेचोगे उससे जो इनकम आएगा वो भी आपका रेवेन्यू इनकम ही कहलाएगा, बहुत सारा जमा हो जाने के बाद। इनकम फ्रॉम कैंटीन, आप जानते हो कि हर कॉलेज में एक कैंटीन होता है। हर कॉलेज में क्या होता है? एक कैंटीन होता है। उस कैंटीन में क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो उससे जो इनकम मिलता है कॉलेज को वो भी मेरे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। सर इतना ही इनकम है? नहीं, इसके अलावा भी है। ईटीसी का रहते हैं, ईटीसी, है ना, सरप्लस ऑफ बार, सन्ड्री रिसीप्ट, है ना, सन्ड्री रिसीप्ट, बहुत सारा इनकम है। लेकिन कुछ इनकम का हम नाम लिख दिए, समझ लीजिए इनकम है ना, सन्ड्री रिसीप्ट, मिसलेनियस रिसीप्ट, सरप्लस ऑफ बार, बहुत सारा इनकम है। लेकिन मेन इनकम का आपका क्या कर दिया? नाम लिख दिया गया, ठीक है ना। तो अब चलते हैं एक्सपेंस साइड। एक्सपेंस में क्या क्या होता है? सैलरी, वेजेस, अगर आपका कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहां आपको सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, ये खर्चा हुआ ना। एक्सपेंस को डेबिट साइड, इनकम को इधर दिखा दे, यहां उसको दिखा देंगे इधर। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का काम हो रहा है, स्टेशनरी काम हो रहा है। स्टेशनरी समझते हैं ना, RY होता है, याद रखिए RY, स्टेशनरी में RY होता है। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग का मतलब जो प्रिंटिंग करवाते हैं बहुत सारा चीज में, है ना, उसके लिए जो खर्च होता है वो मेरे लिए एक्सपेंस होता है। स्टेशनरी का मतलब जहां कॉपी, कलम, दवात, पेंसिल, रबर, है ना, गोंद, ये सब मिलता है, उसको हम क्या आइटम बोलते हैं? उस आइटम को हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टोर। याद रखिएगा उसको स्टेशनरी आइटम बोलते हैं। ये भी मेरे लिए क्या होता है? खर्च होता है। कलम खरीदते हो, कार्बन खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, पेन खरीदते हो, ये सब मेरे लिए स्टेशनरी आइटम है। ये मेरे लिए एक्सपेंस है। कौन एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस। इसको हम क्या करें? डेबिट साइड दिखा देंगे। ऑफिस एक्सपेंस, यानी ऑफिस का कार्यालय का कुछ खर्चा होगा वो भी मेरे लिए खर्चा, इसको हम डेबिट साइड दिखाते हैं। खर्च को तो पहचान ही रहे हो आप। रेंट पेड कर दे, ये भी एक्सपेंस हो गया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी खर्च है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का मतलब होता है कोई भी किसी को पोस्ट करना हो, कागज टेलीग्राम में पोस्ट करना हो या स्टाम्प पेपर लेना हो, ये सब खर्च है आपके लिए। बैंक चार्ज, बैंक में पैसा लेन देन करते उसका जो बैंक जो लेता है चार्ज, है ना, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, वो आपका बैंक चार्ज, ये भी आपका एक्सपेंस हो गया। लॉस एंड एसेट, याद रखिए, सॉरी, ऑडिट फी। अगर कॉलेज का ऑडिट करवाते हैं, हॉस्पिटल का ऑडिट करवाते हैं, तो क्या वो फ्री में करेगा?
उनके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ऑडिट फी भी करते हो, एक सीए जब ऑडिट करता है, एक अकाउंटेंट जो ऑडिट करता है, उसको जो पैसा देते हो वो मेरा लिए एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। लॉस ऑन एसेट, याद रखिएगा, कोई भी एसेट इसमें नहीं दिखाते, लेकिन सेल करने पर प्रॉफिट या लॉस होता है उसको दिखाते हैं। तो लॉस ऑन एसेट इधर दिखाएंगे, प्रॉफिट ऑन एसेट इधर दिखाएंगे। याद रखिएगा, बाय प्रॉफिट ऑन एसेट इधर दिखाते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, सेल्स ऑफ एसेट्स याद रखिएगा। प्रॉफिट एसेट इधर, अगर लॉस होगा तो इधर दिखा देंगे, ठीक है ना। ये भी आपका लॉस है तो लॉस हो या एक्सपेंस इधर दिखा देंगे। इसके बाद बार परचेस, यानी बार का मतलब क्या होता है, खान पान का सामान खरीदते हैं ना कॉलेज में, है ना, ठंडा, समोसा, पानी, इसको हम बार बोला जाता है, बार परचेज। ये मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। जितना भी एक्सपेंस है डेबिट है, जितना भी इनकम है क्रेडिट है। इसके अलावा भी और खर्चा होता है। इसके अलावा ऑडिट फी, आपका स्टेशनरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, है ना, मिसलेनियस खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, बहुत सारा और एक्सपेंस रह गया है ना, डेप्रिसिएशन, बैड डेप हो गया, ये सब भी आपका खर्चा। एक और है सिक्रेटिव ओरेनियम हो गया। सिक्रेटिव ओरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है, उसको भी कौन सा दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं। क्या ये समझ में आया? अब इसको एक्सपेंस को इधर दिखाने के बाद, इनकम को इधर दिखाने के बाद, अब इसका बैलेंस करेंगे। सर बैलेंस कैसे करेंगे? अब देखना है कि डेबिट साइड को जोड़ना है और क्रेडिट साइड का जोड़ना है। आप 11 में पढ़ चुके हैं लेजर, जर्नल के बाद पढ़े हो ना लेजर। लेजर में भी आप सीखे होंगे, या आपको इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया गया रिसीव पेमेंट अकाउंट, जिधर ज्यादा होता वही अमाउंट दोनों साइड क्या करते, बराबर करते। अगर इधर ज्यादा है, इधर मान लेते 1.5 लाख है, इधर 1 लाख है, तो 1.5 लाख वाला अमाउंट दोनों साइड क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, बराबर। मान लेते इधर ज्यादा है, तो इसी को दोनों साइड दिखा देंगे, इस साइड दिखा देंगे। दिखाने के बाद इस सब एक्सपेंस 1.5 लाख उधर 1 लाख, 1.5 लाख में से यानी हमारे यहाँ हो गया 1,50,000। इधर भी कितना हो गया, 1,50,000। इधर भी कितना हो गया, 1,50,000, ठीक है ना। अब दोनों को क्या कर ले, दिखा दिए, जिधर ज्यादा वही अमाउंट दोनों साथ दिखा दिए। 1,50,000 मान लेते ये हो गया, सब मिलाकर के 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। 1,50,000 में 1 लाख घटाने के बाद आता जो आता है वो 50,000 आता है, वो सरप्लस होता है। क्या हो जाता है, सरप्लस। क्या हो जाता है, सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर, कौन फिगर में, बैलेंसिंग फिगर के तौर पर, ठीक है। लेकिन अगर इधर एक्सपेंस ज्यादा हो जाता तो, इधर ज्यादा होता तो इधर निकाल लेते हैं, सरप्लस नहीं, क्या लिखा जाता है, तो लिख जाता है डिफिसिट। इधर निकलता सरप्लस, इधर निकलेगा तो डिफिसिट। अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा, इनकम कम होगा, तो इधर निकलेगा डिफिसिट। अगर इनकम ज्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा, इधर निकलेगा सरप्लस। क्या ये फॉर्मेट समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद हम आगे करवाते हैं। क्या बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए? देखिए यहाँ फॉर द ईयर, इसके बारे में नहीं समझाए। फॉर द ईयर इंडीड डॉट 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 का मतलब होता है जिस साल का आप बनाते हो तो उस ईयर को लिखना। अगर 2024 में बना रहे 2024, फॉर द ईयर इंडीड 24 का लास्ट डेट लिखना। 2025 में बना रहे तो 25 का लास्ट डेट लिखना। 26 में बना रहे 26 का लास्ट, यानी फॉर द ईयर इंडीड का मतलब जिस साल का बनाते हो उस साल के लास्ट में, यानी ये जब भी बनाते हैं पूरे साल का। याद रखिएगा बच्चे, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो 1 दिन का 2 दिन का नहीं बनाते हैं, 1 साल का, पूरे 12 महीने का। जब भी ये बनेगा पूरे 12 महीने का। इसलिए फॉर द ईयर इंडीड पूरे 12 महीने का लेखा जोखा आप जो दिखाते हैं कॉलेज का, हॉस्पिटल का, वो लेखा जोखा इसमें दिखाना है कि आपके पास सरप्लस बचा कि आपके पास डिफिसिट है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, एक निकालना होगा। क्या ये समझ में आ गया? तब आगे चले, पक्का समझ में आया? यहाँ तक अभी तो कुछ नहीं है, ये तो अभी हल्का पलका। अब मेन पॉइंट समझाने वाले हैं, जो आपको बोले थे एक बार देख लो जिंदगी भर नहीं बोले, अब वो मेन पॉइंट अब बताने वाले हैं। क्या बताने वाले सर? क्या चीज है जो, कौन जादू का झप्पी बताने वाले हैं, है ना। एक आप दिखाने वाले हैं एक जादू का झप्पी, जो इसको देख लोगे जिंदगी भर नहीं बोलोगे। क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए मेरा नोट्स। क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड पॉइंट बताइए। उधर ऊपर अच्छे से समझा भी चुके हैं आपको, फिर भी क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। एक्स्ट्रा टॉनिक, इसको क्या बोलते हैं? ये एक्स्ट्रा टॉनिक मिल रहा है आपको। इस नोट्स को अच्छे से रख लो, गारंटी देते हैं किसी भी एग्जाम हो तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर
मतलब छूटेगा नहीं, बनना ही बनना है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, अकाउंटेंट का हो, बीपीसीएल का हो, किसी का भी हो, तो ये कंसेप्ट करने के बाद तो आपका उसमें जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी हल हो जाएगा। तो ये काम आएगा आपको मैथ बनाने में। ये थ्योरी लिखने वाला चीज नहीं है, ये मैथ बनाने में काम आएगा और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में काम आएगा। दो चीज में, मैथ बनाने में और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। क्या है ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला, सबसे पहला पॉइंट देखिए, यह रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन से बनाया जाता है। पहला पॉइंट क्या, ये बनाए इनकम एक्सपेंडिचर। यह का मतलब क्या, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किससे बनाया जाता है? रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट जो शुरू में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 1 का A का B का C, लेक्चर 1 में जाके देख लीजिएगा, लेक्चर 1 2 में, तो वो रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट बनाया तो उससे बनाया जाता है। और नीचे में उसका रिसीवेबल पेमेंट एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होता है उससे बनाया जाता है। रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से बनाया जाता है। पक्का वहीं से बनता है। जब भी बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर किससे, रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाते हैं। 11th में याद करिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो बनाते थे, वहां जो पीएल अकाउंट किस प्रकार बनाते थे वहां जाकर देख लिए। 11th में अगर पढ़े हो तो, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत, हम यहां समझाएंगे। लेकिन जब 11th में पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम, और निकालते थे नेट प्रॉफिट नेट लॉस, सेम वैसे ही इसको भी बनाते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा, इसमें डेबिट साइड रेवेन्यू एक्सपेंस, देखिए कौन साइड, डेबिट साइड इधर होता है ना, यहां सिंपली ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर इधर होता है डेबिट, इधर होता है क्रेडिट, या डीआर इधर से, डेबिट इधर होता है, क्रेडिट इधर होता है। यानी इसमें डेबिट साइड, यानी इस साइड, याद रखिए इस साइड डेबिट साइड रेवेन्यू एक्सपेंस और क्रेडिट साइड यानी इस साइड रेवेन्यू इनकम को दिखाते हैं। डेबिट साइड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम को दिखाते हैं। कितना अच्छा समझा रहे हैं। डेबिट साइड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम को दिखाते हैं। अगला, इसमें वही इनकम एक्सपेंस को दिखाते हैं, वही इनकम एक्सपेंस दिखाते हैं जो यहां देखिए करेंट ईयर का हो। कौन ईयर का हो? करेंट ईयर का हो और रेवेन्यू नेचर का हो। करंट ईयर का तो हो और रेवेन्यू हो, कैपिटल इनकम नहीं हो। करंट ईयर यानी इस साल क्या चल रहा है, अभी जो हम बना रहे हैं वीडियो 2024 में, यानी 24 का ही दिखाओ, लेकिन कौन नेचर? रेवेन्यू नेचर। ये बार बार रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर क्या होता है, आगे आपको लास्ट में हम बताने वाले हैं दोनों नोट्स। रेवेन्यू नेचर क्या होता है सर, कैपिटल नेचर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें वही इनकम एक्सपेंस को दिखाते हैं जो करेंट ईयर का, करेंट ईयर मतलब 2024 है तो 24 का, और रेवेन्यू नेचर का, कौन नेचर का? रेवेन्यू नेचर का जो वही सी को हम दिखाएंगे, क्योंकि यह एक्यूरल बेसिस पर बनाया जाता है। एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है कि अगर इस साल जो हम मेरा इनकम होगा, चाहे मिले चाहे ना मिले, तो उसको हम क्या है, ऐसे इनकम को हम क्या करते हैं, इसको इस अकाउंट में हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। इसी को हम बोलते हैं एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस चाहे है ना, अगर इनकम जनरेट हो गया है, एक्सपेंस जनरेट हो गया है, चाहे मिला हो, चाहे दिए हो, चाहे ना मिला हो, चाहे ना दिए हो, तो भी उसको हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है एक्यूरल बेसिस पर बनाया जाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए इसमें कैश और बैंक को नहीं दिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइएगा, इसमें कैश बैंक को बिल्कुल भी नहीं दिखाना। प्रश्न में मिलेगा रिसीविंग पेमेंट अकाउंट में ऊपर में कैश, नीचे में भी कैश मिलेगा, लेकिन याद रहे जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इसमें कैश बैंक को दिखाना ही नहीं है। चाहे कैश हो चाहे बैंक, उसको नहीं दिखाना है। इस पॉइंट को याद कर लेना है बच्चे, 2 बार देख लो, अच्छे से लिख लो, इसको पॉइंट को समझ लो, तो ऐसे देख के ही अपने से बना लो, चाहे कितना इसे बराबर आना क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें कैपिटल नेचर, आप देखिए यहां पे क्या है, कैपिटल नेचर, या इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीव। कैपिटल नेचर बोलते हैं या बोलते हैं कैपिटल रिसीव। हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत प्रकृति या पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्रकृति या पूंजीगत प्राप्ति। जैसे क्या क्या होता है देख लिया, जैसे क्या कैपिटल नेचर, कैपिटल रिसीव में क्या क्या होता है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। देखिए क्या है, स्पेशल डोनेशन, अभी समझाए थे स्पेशल डोनेशन के बारे में। डोनेशन दो पर, जनरल एक स्पेशल। स्पेशल में कुछ पर्पस होगा। देखिए डोनेशन दिया है, किसके लिए दिया है, बिल्डिंग के लिए दिया है, तो ये कैपिटल नेचर हो गया। दूसरा लेगेसी, लेगेसी अगर आपको देता है
यानी कोई वसीयत कर देता है कि चलो इस जमीन हम वसीयत कर देते हैं इस मंदिर में, इस जमीन वसीयत करते हैं इस स्कूल में, इस वसीयत करते हैं इस कॉलेज में, बड़ा वसीयत करके चला जाता है, उसको भी लेगेसी बोलते हैं। ये भी आपका कैपिटल नेचर इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फी, यानी कोई मेंबर था ट्रस्टी, वो मरने से पहले चलो एक बड़ा सा हम क्या कहते हैं डोनेशन या बड़ा सा घर या बड़ा सा जमीन है ना, कुछ टुकड़ा किसके नाम, ट्रस्ट के नाम, मंदिर के नाम, मस्जिद के नाम, स्कूल के नाम, कॉलेज के नाम कर जाता है, तो ऐसे इनकम को हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप। ये भी कैपिटल इनकम है। यहां लिखा दिया कैपिटल नेचर या कैपिटल रिसीव, ये जितना भी इनकम बता रहे हैं कैपिटल नेचर का इनकम है, इसको इसमें नहीं दिखाते। आगे देखते हैं इंडोमेन फंड, ये भी एक तरह का इंडोमेन फंड क्या है कि बड़ा सा अमाउंट क्या करता है, धर्म स्व यानी धर्म के यानी पुण्य कर के नाम से क्या करते हैं, अब दान कर देते हैं, पुण्य कमाने बड़ा पुण्य कमाने के नाम से अब दान कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडोमेन फंड, है ना। ये भी आपका कैपिटल रिसीव हुआ। यहाँ ईटीसी लगा दिए। इसके अलावा और होता है कि ये मेन आपको हम लिखा दिए को। अब यहां देखिए को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम अकाउंट में नहीं दिखाते। देखिए यहाँ पे बार बार कहते हैं क्या कहते, नहीं दिखाते। दिखाएंगे क्या बताए, इसमें कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू कैपिटल रिसीव हो, कौन कौन, ये सब जितना भी इनकम दिखा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी, इंडोमेन फंड, है ना, ये सब इनकम को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते। दिखाएंगे ये सब इनकम को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते। देखिए दिखाएं, नहीं दिखाते। तो कहां दिखाएंगे सब, सर कहीं तो दिखाना होगा ना, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते, कहीं तो दिखाना होगा। हाँ दिखाएंगे, बट बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। याद रखिएगा इसको, कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्या यहां तक दिक्कत, चले आगे। इसमें कैपिटल पेमेंट, देखिए कैपिटल रिसीव भी होता है तो कैपिटल पेमेंट भी होता है, यानी पूंजीगत प्राप्ति। कौन कौन, एसेट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज, है ना, फिक्स डिपॉजिट, बुक परचेज, ईटीसी को हम इसमें नहीं दिखाते। अगर एसेट खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, बुक परचेज कर रहे हैं, ईटीसी को इसमें हम लिख रहे हैं। ये कैपिटल पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट नहीं, कैपिटल रिसीव और कैपिटल पेमेंट। यानी पूंजीगत प्राप्ति वह प्राप्ति होता है जो एक बार कंटिन्यू नहीं होता है, रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है। कैपिटल रेवेन्यू इनकम वह इनकम होता है जो रेगुलर बेसिस पर होता है। कैपिटल इनकम वह इनकम होता है जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है। यानी कोई डोनेशन देता है 10 लाख का बिल्डिंग बनाने के लिए, क्या वो बार बार हर साल बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन देगा, नहीं ना, कभी कभी अमाउंट देगा। तो ऐसे इनकम को जो कभी कभी मिलता है, ऐसे डोनेशन को, और बड़ा अमाउंट मिलता है, ऐसे डोनेशन को हम बोलते हैं कैपिटल नेचर का इनकम। जो रेगुलर बेसिस का होता है, जैसे स्कूल कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, हर साल एडमिशन लेते हैं, 11th का एडमिशन होता है, 12th का एडमिशन होते रहता है, ऐसे जो बार बार होने वाला इनकम होता है, जिसको रेगुलर बेसिस पे इनकम होता है, ऐसे इनकम को हम बोलते हैं रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू नेचर। जो बार बार नहीं होना तो उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर। क्या समझ में, आगे फिर और समझाएंगे। चले, ये सबको इसमें नहीं दिखा, चाहे रिसीव हो उसको नहीं दिखा, चाहे पेमेंट हो, कैपिटल पेमेंट हो, कैपिटल उसको भी इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना ही नहीं। किसमें दिखाना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना। और लास्ट यहां देखिए, इसमें नॉन कैश आइटम। सर नॉन कैश आइटम क्या होता है, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन एसेट, बैड डेट, ईटीसी को इसमें दिखाते हैं। इस सब आइटम को इसमें दिखाए, डेप्रिसिएशन हो, बैड डेट हो, लॉस ऑन एसेट हो, ये सब चीज को इसमें दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन इसको बोलते हैं नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम का मतलब वो आइटम जिसमें ना तो कैश आ रहा है ना तो कैश जा रहा है, ना तो कैश इनफ्लो हो रहा है ना तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो ऐसे आइटम को हम नॉन कैश आइटम बोलते हैं। डेप्रिसिएशन, 1 लाख का एसेट ले, 1 साल के बाद उसका मूल्य अपने आप गिर गया, ना तो उसमें कैश पेमेंट करे ना तो उसमें कैश रिसीव करे, अपने आप उसका मूल्य गिर गया। जहां अपने आप एसेट का मूल्य गिर जाए, ना तो कैश में आए ना तो कैश जाए, तो ऐसे आइटम को हम बोलते हैं नॉन कैश आइटम। वैसे आइटम होगा तो उसको इसमें क्या करेंगे, दिखाएंगे। क्या बच्चे समझ में आ गया। चलिए, ये हो गया इंपॉर्टेंट नोट्स 9। आगे चलते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, तब आगे हम नोट्स चलते हैं। चलिए ले लिए। चलिए आगे देखते हैं। नोट नंबर कितना है, 9। इसमें कोई भी एसेट परचेज करे, याद रखिए, परचेज करे या सेल्स करे, उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी एसेट खरीद लोगे,
बिल्डिंग खरीद लोगे, फर्नीचर खरीद लोगे, बुक्स खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट खरीदोगे, अगर खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो या सेल्स कर रहे हो, उसको इसमें चाहे खरीद रहे हो, चाहे बेच रहे हो, चाहे परचेस कर रहे हो, चाहे सेल्स कर रहे हो, तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना बाबू। कोई भी एसेट परचेस करोगे या सेल्स करोगे, उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना है। लेकिन यहां देखिए, लेकिन सेल्स करने पर, क्या करने पर, सेल्स करने पर लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए तो उसे दिखाते हैं। कोई भी एसेट सेल करें या पर उसको नहीं दिखाएं, लेकिन सेल करने पर लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए उसको दिखाएं। कहने का मतलब, मान लेते कोई एसेट को बेचे 1 लाख में, लेकिन वो खरीद था आपका 1,30,000 का, बेचे 1 लाख में, खरीदे थे कितना, 1,30,000 में, आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ, ऑब्वियसली है लॉस हो गया कि 1,30,000 की चीज 1 लाख में 30,000 का लॉस हुआ। इस लॉस को हम दिखा सकते हैं, एक्सपेंस मानकर दिखा सकते हैं डेबिट साइड। लेकिन कोई एसेट है 1 लाख का, लेकिन खरीद था 50,000 का, 50,000 की चीज 1 लाख में बेच दी, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को दिखाएं, यानी प्रॉफिट और लॉस को दिखा सकते हैं, सेल और एसेट, परचेस और सेल को नहीं दिखाएंगे। ये पॉइंट कहता है, ये 10 नंबर पॉइंट कहता है, इसे 9 नंबर पॉइंट कहता है। अब 10 नंबर में देखिए, अगर किसी भी एक्सपेंस और इनकम का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग इनकम करेंट ईयर का हो तो उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जोड़ कर दिखाएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर या एडवांस ईयर का हो तो उसे घटा कर दिखा दे। कहने का मतलब है, कोई भी इनकम मिले, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, रेंट, सैलरी, कोई भी इनकम या एक्सपेंस हो, अगर बकाया है, एक्यूरेल बेसिस का मतलब समझा है, कोई भी इनकम जनरेट हो गया है, बकाया है, तो उसे उस इनकम के साथ जोड़ कर दिखाएं। नहीं समझे? सिंपल से एक और उदाहरण देता हूं। मान लेते हैं कि एक आपका स्टाफ का सैलरी देते हैं, 10,000 रुपया उसको महीना देते थे, 1 साल का वो 12 महीना से गुना करिए तो 12×120, यानी 1,20,000 सैलरी हुआ 1 साल का। लेकिन आप उनको सैलरी दिए 1 लाख ही, बकाया कितना रह गया, 20,000। ये 20,000 जो बकाया रह गया, एक्चुअल बेसिस कहता चाहे मिले या ना मिले उसको दिखाएंगे, तो उसको जोड़ कर दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग, ये जो आपका अगर किसी भी एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, काकर बकाया, इसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं या अनपेड भी बोलते हैं। अनपेड का मतलब होता है बकाया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, यानी किसी भी इनकम हो या एक्सपेंस हो, बकाया हो तो उसे उस इनकम, किस इनकम में, जिस इनकम में बकाया होगा, सैलरी में बकाया था सैलरी में, रेंट में बकाया था रेंट में, सब्सक्रिप्शन में बकाया था सब्सक्रिप्शन में, जिस इनकम या एक्सपेंस में बकाया उसमें जोड़ कर दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? जोड़ कर दिखाएंगे। किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन प्रीवियस ईयर का हो या एडवांस ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का मतलब अभी 2024 चल रहा है तो 23 का हो बकाया, अभी चल रहा है 24-25 का हो एडवांस, तो उसको इसमें घटा कर दिखाएंगे, जोड़ कर नहीं दिखाएंगे। अगर इंक्लूड है तो घटा कर दिखाएंगे, अगर इंक्लूड नहीं तो कुछ करना ही नहीं। अगर इंक्लूड है क्या करेंगे? याद करें, एडवांस ईयर का रहे तो उसे घटा का मतलब लेस करके दिखाएंगे। बकाया है तो लेस करेंगे, सॉरी एडवांस हो या प्रीवियस ईयर का हो तो उसे उस इनकम के साथ लेस करके दिखाएंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग हो लेकिन करंट ईयर का हो तो उसको जोड़ कर दिखाएंगे। क्या समझ में आया है तब? किन्हीं को दिक्कत? तो यहां तक आपका हो गया। और लास्ट देखिए क्या लिखा हुआ, 11वां पॉइंट, इसका बैलेंस हमेशा सरप्लस या डिफिसिट में निकाला जाता है और जिससे बैलेंस शीट के में ट्रांसफर कर दे। कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर आपको पूछा जाएगा, बताइए सरप्लस और डिफिसिट को कहां ट्रांसफर किया जाता है? बोलिएगा बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है ना। बैलेंस शीट में ट्रांसफर, यानी सरप्लस को कैपिटल में जोड़ा जाता है, डिफिसिट को कैपिटल से घटाया जाता है। कहां पे? बैलेंस शीट में। तो क्या बच्चे, ये 11 नोट्स है आपका। कितना नोट्स था? 11 नोट्स। क्या यहां तक में दिक्कत? इस जितना भी हम पॉइंट बताए, कॉपी कलम, मेरा क्लास अगर करना है तो कॉपी कलम लेके बैठिए और उसमें अच्छे से नोट कर लिए। क्या कर लिए? नोट कर लिए। और नोट करने के बाद उसके बाद एक बार आप रिवाइज कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने बैठिए, देखिए सब क्वेश्चन अपने आप बढ़ जाएगा। ये एक बार नोट बना लोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं, है नहीं। शुरू होता है क्या है कि अगर डायरेक्ट मैथ बता दिया जाएगा तो आप पीछे क्या हो, भूल जाओगे, तो रिवाइज करने वाले आपके पास क्या रहेगा? तो यही नोट देख करके आप बना सकते हो। ठीक है ना? तो यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं ये 2 पॉइंट जो आप बार बार बोले थे, रेवेन्यू नेचर, है ना, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल नेचर, कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम क्या होता है? सिंपल वर्ड समझ लो बच्चे।
अगर हमारे मान लेते एक ट्रस्ट हम खोले, या मान लेते एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मान लेते एक गवर्नमेंट कॉलेज हो, कॉलेज में जो एडमिशन होता है तो वो हर साल होता है, सैलरी देते हैं तो हर साल देते हैं, देते नहीं देते हैं, कुछ छोटे मोटे इनकम होता है तो हर साल होता है, कैंटीन होता है तो हर साल रेगुलर इनकम आता है। तो जो इनकम रेगुलर वे में आए, हर साल आए, तो ऐसे इनकम को, वो बिजनेस से रिलेटेड इनकम आए, तो ऐसे इनकम को हम रेवेन्यू इनकम कहेंगे। कौन इनकम कहेंगे? रेवेन्यू इनकम कहेंगे। क्या समझ में आया? इसको हिंदी में बोलते हैं आयगत आय और आयगत खर्चा बोलेंगे, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे मतलब कॉलेज का क्या कहते हैं, प्रोफेसर का सैलरी, वहां बहुत सारा खर्चा, स्टेशनरी खर्चा, रेंट खर्चा, बिजली खर्चा, बिजली एक्सपेंस, ये सब जो खर्चा रेगुलर वे में होता है, तो ऐसे एक्सपेंस को हम रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे। एडमिशन फी है ना, एग्जाम फॉर्म फी लेते हैं, ये सब जो इनकम आप लेते हैं, ये सब जो आप रिसीव करते हैं, ऐसी इनकम को हम क्या हर साल लेते हैं, तो ऐसे इनकम को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। ये रेगुलर वाला इनकम है, हर साल दर साल होने वाला इनकम है। तो क्या समझे, इसी को इनकम रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। देखिए रेवेन्यू इनकम यानी आयगत प्रकृति का। रेवेन्यू इनकम वह इनकम और एक्सपेंस होता है जो बिजनेस में, देखिए जो बिजनेस में है ना, यहां पे बिजनेस में लंबे समय रेगुलर बेसिस, तो यहां से गलत हो गया, यहां से इतना काट दिया। जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस का होता है, बिजनेस में क्या होता है? रेगुलर बेसिस, इतना तो काट दिएगा। जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस का होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रांस फी, है ना, रेंट पेड, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, ये सब इनकम को देख के आप बताइए क्या आने वाला है? रेगुलर होने वाला। डोनेशन मिलेगा तो हर साल मिलेगा, सब्सक्रिप्शन होगा तो मेंबर बनेगा, हर साल देना पड़ेगा, एंट्रांस फी यानी एडमिशन लेना तो हर साल देना पड़ेगा, रेंट पेड करना होगा तो हर साल करना होगा, सैलरी देना होगा तो हर साल देना होगा, ऑफिस खर्चा हर साल होगा। ये कंटिन्यू होने वाला खर्चा और इनकम है, एक्सपेंस है। ऐसे एक्सपेंस को हम रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे। क्या रेवेन्यू एक्सपेंस समझ में आ गया? हाँ सर ये तो समझ में आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंस जो रेगुलर बेसिस पे होता है रेवेन्यू एक्सपेंस होता है ना, जैसे आप नाम भी लिखा दिए। लेकिन सर कैपिटल नेचर, कैपिटल रिसीव क्या होता है वो भी आइए। कैपिटल नेचर ने पूंजीगत प्रकृति, कैपिटल नेचर वह इनकम और एक्सपेंस होता है जो बिजनेस से रिलेटेड तो होता है, बिजनेस से रिलेटेड तो होता है, लेकिन यह रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है। देखिए कैपिटल नेचर वह इनकम और एक्सपेंस होता है जो बिजनेस से रिलेटेड तो होता ही है, लेकिन यह रेगुलर बेसिस पर नहीं होता। यह रेगुलर नहीं होता, कभी कभी होता है। जैसे स्पेशल डोनेशन, अभी समझा, बिल्डिंग के लिए डोनेशन दे दिया, एसी के लिए डोनेशन दे दिया, लैंड के लिए डोनेशन दिया। क्या आपको हर साल लैंड के लिए डोनेशन देगा? क्या हर साल बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन देगा? क्या हर साल आपको एसी लगाने के लिए डोनेशन देगा? नहीं ना। तो ये स्पेशल कभी कभी मिलने वाला इनकम और एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल नेचर इनकम, कैपिटल नेचर एक्सपेंस कहते हैं। क्या समझ में आया है ना? जैसे और बता दे, है ना, स्पेशल नेचर लेगेसी, क्या वसीयत बार बार करेगा? यानी सब कोई आपको वसीयतें करते रहे हर साल, कोई एक आदमी वसीयत कर दिया। लाइफ मेंबरशिप फी, क्या हर मेंबर आपको डोनेशन बढ़ा देते रहेगा? नहीं, कोई कोई मेंबर आपको बहुत बड़ा मरने जा रहे हैं तो क्या करें, अब लाइफ में कुछ बड़ा काम कर ले जाते हैं वही, है ना। एसेट परचेज बार बार खरीदिएगा, बॉन्ड परचेज बार बार बॉन्ड खरीदिएगा। ऐसे इनकम और एक्सपेंस को हम कैपिटल इनकम कहेंगे जो बार बार होने वाला इनकम और एक्सपेंस नहीं है, कभी कभी मिलने वाला है, कभी कभी खर्चा होने वाला है। तो ऐसे इनकम और एक्सपेंस को हम कैपिटल नेचर इन एक्सपेंस कहते हैं या कैपिटल नेचर इनकम कहते हैं। और दूसरा नाम उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। क्या बोलते हैं? पूंजीगत, इसको बोलते हैं आयगत प्राप्ति। पहले वाला आयगत प्राप्ति, नीचे वाला पूंजीगत प्राप्ति। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में और बहुत बार पूछा गया है, कोई 3 पूंजीगत कैपिटल नेचर इनकम के नाम बताए, बता दिए। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी। आपको पूछा है कोई 3 रेवेन्यू इनकम का नाम बताए, तो बता सकते हैं डोनेशन, है ना, लेगेसी, डोनेशन, कहां गया जी, बताए नाम, बताए सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रांस फी, ऐसे बता सकते हैं। क्या समझ में आए बच्चे? तो ये रेवेन्यू और कैपिटल नेचर हम समझा दिए, आपका नोट्स भी बता दिए, पूरा कंसेप्ट A to Z क्या कर दिए, बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद हम आगे इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं।
इसकी शॉट ले लिए इसका, तो आगे करवाने वाले हैं। ले लिए, यहां तक ले लिए। तो चलिए आपको क्या क्या बता दिए है ना, इनकम एक्सपेंडिचर क्या, थोड़ा सा थ्योरी बता दिए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों बता दिए, इसका फॉर्मेट बता दिए, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट को भी देख लीजिएगा अच्छे से, 4 कॉलम का फॉर्मेट होता है, और इसका क्वेश्चन का हल करने के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स और कंसेप्ट बता दिया गया है ना। क्या तक, 11 तक है। और 2 रेवेन्यू नेचर क्या होता है, रेवेन्यू इनकम क्या होता है, कैपिटल, उसके बारे में भी बता दिया गया। अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तब हम आपका क्लास को हम क्लोज करेंगे। क्यों हम क्वेश्चन रखें, क्वेश्चन वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए लंबा होगा कि कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चन कर ले तो मजा ही कुछ और है। इतना जो हम कंसेप्ट करवाए उसके साथ एक क्वेश्चन कर लिया तो उसका मजा ही कुछ और है। किस बुक का कराने वाला है, डॉक्टर एस.के. सिंह बुक का। बोले सर आप उसी का क्यों करा रहे हैं, देखिए आप किसी भी बोर्ड का हो, चाहे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, हर से मेरा कंसेप्ट जो हम बताए ना वो हर बोर्ड वाले के लिए है ना, रामबाम है। एक बार पढ़ लो, नोट कर लो, उसके बाद बनाओ, देखना सबसे बन जाएगा। लेकिन बिहार झारखंड में स्पेशली एस.के. सिंह बुक चलता है, इसीलिए हम उस चीज से बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, देखिए प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन अकाउंट बोला, यहां ध्यान दिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये अकाउंट बनाने के लिए बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। देखिए कौन साल के लिए, 2022 में जो जितना 12 महीने में जितना कमाए हैं, याद रखिए 2022 में 12 महीने में, एक साल में जितना कमाए उसी का लेखा जोखा में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के तौर पर आप बना दो। कैसे बनेगा, तो फॉर्मेट कितना कॉलम का बताए, 4 कॉलम का बनाते हैं। चलिए बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां लिखना है फॉर द ईयर इन डेट, कितना डेट देखिए यहां पे कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2022। ये लिखना जरूरी है सर, ये लिखे नहीं लिखे नहीं चलेगा, इसको नहीं लिखो तो 1 नंबर कट जाएगा, इसको लिखना जरूरी है। यानी 2022 का बना रहे पूरा लेखा जोखा। तो कितना कॉलम बनाएंगे, आपको पता है 4 कॉलम। कितना कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम। चार कॉलम बनाए, ठीक है ना। चलिए ये 4 कॉलम का हम बनाते हैं। कितना कॉलम था, 4 कॉलम। इधर दिखाएंगे एक्सपेंडिचर, क्या दिखाएंगे इधर, एक्सपेंडिचर। यहां पर दिखाएंगे रुपीस, अमाउंट भी लिख सकते हो, रुपीस शॉर्ट में हो जाता है, लिख लिए। इधर दिखाएंगे इनकम, यहां पर रुपीस। तो क्या यहां तक दिक्कत, ये फॉर्मेट 4 कॉलम का बन गया, क्या दिक्कत यहां तक। क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर एस.के. सिंह कितना बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बना रहे हैं, ठीक है ना। अब बोले सर क्वेश्चन इस तरह है, नहीं, क्वेश्चन वहां ऐसे था, हॉरिजेंटल में था, सर वर्टिकल में था, हम उसको हॉरिजेंटल में लिख दिए। क्यों लिखे, कि जगह मिलने के बाद हम क्वेश्चन को हल कर सके। वहां इस तरह से है, फी कलेक्टेड है, उसके बाद सैलरी नीचे है, उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस, इस तरह से है हॉरिजेंटल फॉर्म में, सॉरी वर्टिकल फॉर्म में। हम क्या बनाए, इसको हॉरिजेंटल में कर दिए क्योंकि हमको जगह मिलने के बाद बना सकते हैं। तो अब बनाते हैं, इधर खर्च दिखाएंगे एक्सपेंडिचर, इधर दिखाएंगे इनकम, यानी जितना भी खर्च होगा इधर, जितना भी इनकम होगा इधर। आइए तो एक तरफ से क्या क्या पकड़ लिएगा। सबसे फी कलेक्ट कितना की, 4,20,000 फी कलेक्टेड। फी अगर कलेक्ट कर रहे हैं, इनकम कलेक्ट कर रहे, इनकम हुआ एक्सपेंस हुआ, ऑब्वियसली इनकम हुआ, इनकम हुआ इनकम साइड। क्या देखा इधर, बाय फी कलेक्टेड,
फी कलेक्टेड कितना आपको देखिए तो 4,20,000, 4,20,000। दिक्कत यहां तक? चलिए 4,20,000। इसके बाद देखिए तो क्या है, सैलरी पेड। देखिए सैलरी पेड है, खर्च है, खर्च को इधर दिखा देंगे टू सैलरी पेड। सैलरी पेड कितना है आपका देखिए 3 लाख, दिखाएंगे 3 लाख। और टूर्नामेंट एक्सपेंस, देखिए टूर्नामेंट फंड बताते है ना, फंड बेस अकाउंटिंग। यहां एक्सपेंस है, इनकम है नहीं कि तुलना करेंगे, सिर्फ एक्सपेंस है तो यहां दिखा देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना एक्सपेंस 15,000। दिक्कत होता है 15,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस हो गया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 18,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है, शॉर्ट में कर दिए, EXP कर दिए शॉर्ट में। कितना आपका ये भी है 18,000, ये है 18,000, ये था 15,000, ये 18,000। स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी मतलब समझते हैं ना, जहां कलम कॉपी दवात पेंसिल रबर खरीदते हैं, ऐसे आइटम को हम स्टेशनरी आइटम, ये भी एक्सपेंस हो गया है ना। ये एक्सपेंस को इधर दिखाएंगे। स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस को शॉर्ट में लिख देते हैं। कितना आपका 15,000 हो गया। रेंट पेड, ये भी खर्च है, रेंट पेड ये भी एक्सपेंस है। कौन सा देखा, डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी खर्चा, खर्चा सब इधर दिखा देंगे। पोस्टेज एंड टेलीफोन, टेलीफोन एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस कितना आपका 10,000। और है परचेस ऑफ बुक। देखिए परचेस ऑफ बुक नोट में बताए थे ना, 11 नोट से वहां देख लीजिएगा। कोई भी एसेट परचेस करे या सेल्स करें, कोई भी एसेट खरीदोगे या बेचोगे, उसको इसमें नहीं दिखाएंगे। बुक परचेस किया, एसेट है, एसेट कोई भी हो, अगर खरीद रहे हो, अगर एसेट कोई भी, अगर बेच रहे हो तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना है। कैश और बैंक, कैश और बैंक में उसको भी इसमें नहीं दिखाना है, तो इसका मतलब इसको नहीं दिखाए, काट देते हैं। और है कुछ, कहानी खत्म, बस आप बनाइए, बस बैलेंसिंग कर दिए। तो बैलेंसिंग करके देखते हैं कितना। देखिए तो कौन साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। इधर है 4,20,000, इधर देखिए तो कितना आपका आता है, चलिए इधर देखते 4,20,000, इधर चोर के पहले देख लेते कितना आता है। 3,15,000, 18,000, फिर 15,000, फिर 12,000, फिर 10,000, 3,70,000। कितना आ गया 3,70,000। इधर कितना 4,20,000। तो आप बताइए ज्यादा किधर है, इनकम साइड या एक्सपेंस साइड? दिख रहा है इनकम साइड, जिधर ज्यादा होगा वही अमाउंट दोनों साइड बराबर करेंगे। तो कितना आ गया 4,20,000 लिख दिए इधर। अब इधर भी लिखेंगे 4,20,000। तो क्या यहां तक दिक्कत, इधर भी 4,20,000, इधर भी क्या होगा 4,20,000, क्योंकि ज्यादा इनकम साइड था इसीलिए दोनों साइड बराबर करें। अब इनकम ज्यादा है, इधर कितना आ गया 3,70,000। ये 4,20,000 ये सब खर्च हुआ, इतना इनकम आया, ये सब खर्च हुआ। 4,20,000 में सब खर्चा को घटा देंगे। तो घटा के देखते हैं, माइनस कर देते हैं 4,20,000, 50,000। कितना आ गया 50,000। तो यानी याद रखिएगा 50,000 आया। ये जो 50,000 इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम साइड ज्यादा था, इनकम हो इसी को बोलेंगे
सरप्लस। क्या बोलेंगे इसको? सरप्लस। तो क्या बच्चे समझ में आया आपको? कितना आसान है। इनकम एक ही था, इधर दिखा दे, एक्सपेंस था इधर दिखा दे। कौन एक्सपेंस दिखा? सब रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा दे। एक कैपिटल एक्सपेंस था, कैपिटल नेचर वाला, परचेस ऑफ बुक। तो कैपिटल इनकम या एक्सपेंस को इसमें नहीं दिखाते, खाली रेवेन्यू दिखाते, दिखा दिए। तो ये बन गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया बच्चे। बहुत मेहनत से आपको पढ़ा है, तो जरूर देखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कि सर आगे कौन सा वीडियो लाएं, किसका वीडियो लाएं। जब आप बताओगे नहीं तो कैसे हम डालेंगे? जब तक आप अगर हमको मोटिव नहीं करोगे तो हम आगे बनाएंगे वीडियो कैसे? तो बेहतर होगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। है ना, इसके बाद लेक्चर नंबर 10 में क्वेश्चन सब कराने वाले। ये 20 नंबर 21, 22, 23, 24 जो क्वेश्चन आने वाले, जो 2 वीडियो में होगा, तो ये क्या होगा, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये समझ लिए कि क्या आपका इनकम एक्सपेंड एनपीओ का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए। इसके बाद जो हम लाने वाले हैं उसका नाम होगा, है ना, अकाउंटिंग रेशियो। याद रखिए, इसके बाद हम क्या लाने वाले हैं? अकाउंटिंग रेशियो। अब इनको अच्छे से नोट कर लिए, अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।